हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज है 7 मई यूपीएससी मेंस क्वेश्चन इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और मैं इसका आपको स्ट्रक्चर भी बताऊंगा। बहुत सिंपल भाषाओं में ये लिखा जा सकता है, राइट। सिंपल भाषा में स्ट्रक्चर भी सिंपल रहेगा इसका। व्हाट डू यू मीन बाय क्लाइमेट फोर्सिंग? एक्सप्लेन द फैक्टर दैट कॉज द अर्थ क्लाइमेट टू चेंज। 250 शब्दों में लिखना था। मैं आपको कुछ 5 सेकेंड में इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा, फिर बॉडी पार्ट आएगा, फिर कंक्लूजन पार्ट आएगा। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप डिफाइन कर दोगे बाय गिविंग द डेफिनेशन कि सोलर रेडिएशन बढ़ना, टेम्परेचर बढ़ना, इन सब से क्या होता है, ये सब पूरा क्लाइमेट फोर्सिंग कहलाता है। ठीक है, ये पूरा 4 से 5 लाइन में लिख दोगे और रिसेंट में कोई भी क्लाइमेट फोर्सिंग के कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, जैसे आप लिख सकते हो जो उत्तराखंड में आया था, ठीक है, फ्लैश फ्लड आया था, ये रिसेंट वाला डाल सकते हो। बॉडी पार्ट में क्या लिखोगे कि क्या क्या कॉजेज़ हैं, जो कि डायरेक्टली यहाँ पर मेंशन कर रहा है कि क्या क्या कॉजेज़ हैं। फॉसिल्स फ्यूल्स का बर्निंग हो गया, CO2 का एमिशन हो गया इंडस्ट्री से, ये कॉजेज़ हैं। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, उसके इम्पैक्ट लिखोगे कि क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। आप इकोनॉमिक एंगल ढूंढोगे तो आप कहोगे कि किसी रिपोर्ट दे दोगे कि यूनाइटेड नेशन ने ये बोला था या यूनिसेफ ने ये बोला था कि पर्टिकुलर इतना इमिशन होगा, तो एमिशन होगा तो इतना बिलियन का लॉस होगा या इतना ट्रिलियन तक लॉस होगा 2025 तक, ये रिपोर्ट आएगी। फिर सॉल्यूशन आएंगे, फिर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव आएंगे, फिर कंक्लूजन आएगा। बहुत बार बच्चे क्या होते हैं, स्ट्रक्चर ही समझ नहीं पाते हैं जब आंसर राइटिंग करते हैं। तो ठीक है, तो अगर आपको भी PR पब्लिकेशन के पेड प्लान से जुड़ना है, आंसर राइटिंग करनी है, तो अब भी आप भी ईयरली प्लान ज्वाइन कर सकते हैं 499 रुपीज़ का। हिंदू के नोट्स, डेली आंसर राइटिंग, 6 to 12th नोट्स, फ़ोन गाइडेंस आपको मिल जाएगी। बट अगर आप कॉम्बाइंड प्लान लेते हैं जिसमें NCERT, बहुत सारे लोग कहते हैं कि NCERT सर रिवाइज कैसे करें, तो उसके लिए हमने बनाया है NCERT टेस्ट सीरीज। सभी सब्जेक्ट आप इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, PDF फॉर्मेट, सभी डिटेल्ड सॉल्यूशन होंगे। यानी कि कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तो आप डिटेल में उसको पढ़ सकते हो। दोनों अगर कॉम्बाइंड प्लान लेना है तो 799 रुपीज़ में आप अवेल कर सकते हैं। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे करेंगे, जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करनी है और हम आपको अपने प्राइवेट ग्रुप से ऐड कर लेंगे, राइट। चलिए एक एक करके एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर है 7 तारीख का क्वेश्चन है कि क्लाइमेट फोर्सिंग क्या है। यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है मिस इशिता ने कि क्लाइमेट फोर्सिंग कैन बी डिफाइंड एज इम्पोज्ड परपेचुएशन ऑफ अर्थ एनर्जी बैलेंस। ठीक है, अर्थ एनर्जी बैलेंस का ना होना। जैसे एग्जांपल फिजिकल प्रोसेस से, जैसे वेरिएशन, सोलर रेडिएशन ज़्यादा होना, कम होना, वॉल्केनिक इरप्शन होना, एल्बिडो का चेंज होना। एल्बिडो बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी में एक पॉइंट है कि जैसे हम कहेंगे कि जो आइस होता है उसका एल्बिडो ज़्यादा हो। सॉरी फॉर द पॉज, बीच में कॉल आ गया था। नाउ यहाँ पर क्लाइमेट फोर्सिंग का बहुत सिंपल है, सोलर रेडिएशन, वॉल्केनिक इरप्शन। अब बात आती है कि यार सर क्लाइमेट फोर्सिंग आपने पूछ लिया, पर ये हमें मिलेगा कहाँ? ना ये NCERT में मिलता है, ना स्टैंडर्ड बुक में। तो इसकी आपको चिंता करने की बात नहीं है। देखो, जैसे आप पेड यूज़र हैं तो हम आपको एक बता देते हैं और ये आपका ऐसा कुछ हम लिंक देते हैं जो ऑलरेडी एग्ज़ाम में इससे ही पूछा जाता है। जनरली ये होता है ना कि हम स्टैटिक पोर्शन तो कवर कर लेते हैं, बट जो करंट में टर्म आए रहते हैं, ठीक है, वो अलग अलग इंस्टीट्यूट, अलग अलग वेबसाइट कवर करती हैं, तो हम आपको सोर्स भी देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, सिर्फ आपसे कहता हूँ कि करो। आपको यहाँ पर पूरा क्लाइमेट फोर्सिंग का energyeducation.ca, इसमें क्लाइमेट फोर्सिंग को पूरी तरह अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप इस लिंक में जैसे ही क्लिक करेंगे आपको पूरा ये डेफिनेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो इसकी चिंता नहीं करनी कि यार सर सिर्फ आप क्वेश्चन देते हैं क्या। नहीं, सिर्फ क्वेश्चन नहीं मिलता, आपको ये पूरा आंसर भी मिलता। इन्होंने फिर फैक्टर लिखे हैं, फॉसिल फ्यूल्स का बढ़ना, CO2 का इमिशन होना, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ना, फॉरेस्ट फायर होना, एक्सपेरिमेंट मैनी वेपन्स, न्यूक्लियर बाय डिफेंस, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स का खिसकना। फिर उसके बाद इन्होंने इम्पैक्ट बताए हैं कि अनयूजुअल फ्लडिंग होना, मेल्टिंग एंड ब्रस्टिंग, अर्थक्वेक फ्लड आना। ठीक है, और मैं यहाँ पर चाहूँगा कि अगर आप रिसेंट के उत्तराखंड का भी एग्जांपल, जो जो चीज़ें इनिशियल में हुई हैं, अभी अभी हुई हैं रिसेंट में, अगर आप उसका एग्जांपल भी देते हैं तो बहुत अच्छा आपका आंसर बन जाएगा। फिर आपने सॉल्यूशन है कि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन करना चाहिए, अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। बस यही तो होता है ना, कुछ अलग आंसर नहीं होगा। एक आंसर का स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आंसर राइटिंग स्किल उसी को
कहते हैं, जो कि इन्होंने बखूबी यहाँ पर लिखा है। फिर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रीन इंडिया मिशन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA आपको करना था, यहाँ पर लिखना था, ठीक है। वन सन वन वर्ल्ड, ठीक है, वन ग्रिड, वैसे यही है, प्रमोट 50% एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, और आपने यहाँ पर द अर्थ डज नॉट बिलोंग टू अस, वी बिलोंग टू द अर्थ। वाह, ठीक है, आपने बहुत अच्छा आंसर, परफेक्ट, इसे जिसे स्ट्रक्चर कहते हैं। अब ये नहीं होता कि यार किसी ने बहुत ही अच्छे पॉइंट लिख दिए, सभी के पॉइंट सेम रहते हैं, क्योंकि आंसर कोई कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। देखो, एक टॉपर और आपकी आंसर राइटिंग में सिर्फ यही अंतर होगा कि टॉपर ने सिर्फ 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखी होंगी, अलग लिखी होंगी, पर उससे मार्क्स आपके मेंस में नहीं आते उतने ज़्यादा। मार्क्स कितने होते हैं, टॉपर क्यों बनता है, क्योंकि एक तो सबसे पहले 20 से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, और उसके सभी आंसर ना इसी प्रॉपर फॉर्मेट में होते हैं। देखो, जैसे इनका इंट्रोडक्शन है, फिर आपने स्पेस दिया है, फिर यहाँ पर से टू द पॉइंट यहाँ पर कॉज लिखा है। देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, इन्होंने क्लाइमेट फोर्सिंग को अंडरलाइन किया, तो इनके माइंड में था कि मुझे इंट्रोडक्शन इससे शुरू करना है। फिर इन्होंने बताया कि फैक्टर दैट कॉज, ठीक है, ये कॉज किस वजह से होता है, ठीक है, अर्थ क्लाइमेट चेंज। फिर आपने सॉल्यूशन, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, वो खुद से ऐड करने पड़ते हैं, ठीक है। ठीक है, क्लाइमेट फोर्सिंग इज द फिजिकल प्रोसेस ऑफ अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑन द अर्थ, ठीक है, आपने बहुत अच्छा लिखा है यहाँ पर, डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। ग्राफ भी बनाया है कि कार्बन डाइऑक्साइड वेरिएशन कितना ज़्यादा देखने को मिला है। फैक्टर्स, ग्लोबल वार्मिंग है, फॉसिल्स फ्यूल्स का बर्निंग है, एग्रीकल्चर वेस्ट है, फॉरेस्ट फायर है, ठीक है, राइस वेस्ट है, स्टबल बर्निंग इज़ वन ऑफ द फैक्टर, ठीक है। वो जनरली वैसे फॉरेस्ट वो पॉल्यूशन से रिलेटेड है, बट फॉरेस्ट फायर आप इंक्लूड कर सकते हो ब्रॉड टर्म में, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट्स की शिफ्टिंग, फिर इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं, मैं कहूँगा जो भी इम्पैक्ट आप करो उसके रिसेंट की एग्जांपल भी दो। सॉल्यूशन आपने दिए हैं, बहुत बेहतरीन आंसर है, ठीक है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू IPCC इन ईच केस द चेंजेस कैन बी थॉट इन टर्म्स ऑफ रेडियो एक्टिव फोर्सिंग, मीन्स ए मेजर ऑफ इन्फ्लुएंस ए गिवन क्लाइमेट फैक्टर हैज़ एन अमाउंट ऑफ डाउनवर्ड डायरेक्टेड रेडिएट एनर्जी इम्पिंजिंग अपॉन अर्थ सरफेस, ठीक है। जैसे एग्जांपल सोलर रेडिएशन लेवल, आपने यहाँ पर IPCC के बेसिस पर आंसर दिया है कि कभी भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, बट आप टू द पॉइंट, हमने डेफिनेशन भी थी उसके बेसिस पर भी आप आंसर लिख सकते हैं, बट डायरेक्टली आपने ये लिखा है, ये भी सही जो है इंट्रोडक्शन है। कॉजेज़ क्या है, आपने कैटेगराइज कर लिया है चीज़ों को, आपने डायरेक्टली नहीं पॉइंट किया, आपने कैटेगराइज किया है कि मानव से होने वाले कॉजेज़, फॉसिल फ्यूल्स, बढ़ती हुई आबादी, डिफॉरेस्ट्रेशन, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, ओशनिक प्रोसेसेस लाइक ओशनिक सर्कुलेशन, बायोटिक प्रोसेस, ठीक है। आपने यहाँ पर एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ तो लिखे हैं, बट यहाँ पर फिर उसके बाद आपने ये पॉइंट लिख दें, बायोटिक प्रोसेस, प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ पर कैटेगराइज को और बहुत अच्छे से करें, ठीक है। जैसे एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज में जैसे फॉरेस्ट फायर आपने लिखी है, ठीक है, आप फॉरेस्ट फायर को लिखें कि जो मानव से होने वाले हैं, बट अगर एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज हैं तो जनरली इनडायरेक्टली वाले पॉइंट को ना लिखें, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स हो गया, सोलर रेडिएशन, ये इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, राइट। देखो आपने देखो एक मैं यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा वो देता हूँ कि आपने एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज लिखे हैं, बट आप फिर अगर ऐसा ही लिख रहे हैं तो एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज, नेचुरल कॉजेज, जोग्राफिकल कॉजेज, 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करो तब लिखो ऐसा, ठीक है। अगर एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज के बाद दूसरे कॉज नहीं पता तो डायरेक्टली इसको एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज को हटा दो, फिर एग्जामिनर का माइंड वहीं पर जाता है कि इन्होंने कैटेगराइज किया होगा एंथ्रोपोजेनिक, नेचुरल, जोग्राफिकल, ठीक है। तो ट्राई ये करना कि सिर्फ ये पॉइंट लिखें आप। चैलेंजेस है, कोल डिपेंडेंसी, एमिशन, एग्रीकल्चर सेक्टर है, डिक्लाइनिंग क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट है, सम टारगेट्स डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। और ये आपने किया है, तो थोड़ा सा ये याद रखना, चैलेंजेस आप लिख रहे हो तो हल्का सा यहाँ पर डैश करो, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर पर भी ध्यान देना है। कोल डिपेंडेंसी और डायरेक्ट लिखो ये फिर, ठीक है, राइजिंग एमिशन, फिर डायरेक्ट लिखो ये। तो इतना छोड़ना या इतना इस टाइप का स्ट्रक्चर थोड़ा सा हैवी पड़ता है हमारे लिए, राइट। ग्लोबल एफर्ट्स हैं, क्योटो प्रोटोकॉल है, एमिशन है, आपने पॉइंट्स अच्छे लिखे हैं, पर ट्राई ये करना थोड़ा सा और इसको इम्प्रूव करके आप लिख सकते हो, राइट। चलिए, क्लाइमेट फोर्सिंग के बारे में आपने लिखा, वेरिएशन, सोलर रेडिएशन, ठीक है। आपने कुछ ज़्यादा ही स्पेस दे दिया है यहाँ पर आंसर राइटिंग की स्किल में, थोड़ा सा इसको कम करना, यहाँ पर से आप लिख सकते हैं, ठीक है।
और इनके बीच में भी आपने बहुत सारा गैप दिया है, तो ऐसे छोड़ना नहीं है, राइट। इतना ज़्यादा स्पेस आपको नहीं करना है, ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है आपके उसमें। इम्पैक्ट क्या होगा? पुअर एयर क्वालिटी, डिजीज़ ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट। सॉल्यूशन क्या रहेंगे? ठीक है, वाटर सप्लाई है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव भी आपने यहाँ पर लिखे हैं, नेशनल एक्शन प्लान, ठीक है। सोलर अलायंस वाला भी लिखें, पर ट्राई ये करना कि आपकी उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है, गैप का सबसे पहले आंसर राइटिंग। पॉइंट आपके उतने ज़्यादा मैटर नहीं करते अभी, आपको बस स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। आप कहोगे सर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या होगा, फिर मैं कहूँगा प्रॉपर स्ट्रक्चर ये है, ये वाला आंसर, ठीक है। ये वाला आंसर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। इसको देखिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।